कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड पार्ट 3 की क्लास का अध्ययन करेंगे। थर्ड की क्लास का अध्ययन करेंगे। आज अपने अध्ययन का जो टॉपिक है वह है औरंगजेब। इससे पिछले मैंने और भी क्लासें पढ़ाई है। ये पार्ट 6 क्लियर। इसके आगे हम इसके पिछली वाली क्लासों में मैंने औरंगजेब के बारे में बताया था, उसका जीवन परिचय, उसके उत्तराधिकारी संघर्ष, वह किस प्रकार हिंदुस्तान का बादशाह बना और उसने किस प्रकार उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय प्राप्त की और अपने पिता को कैद कर लिया और पिता की मृत्यु के बाद दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि उसके समय जाटों का विद्रोह हुआ था, चूड़ामन, राजाराम, गोकुला के नेतृत्व में, और उन्होंने निरंतर औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक यह विद्रोह जारी रखा। इसके बाद मैंने आपको जनरली औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में बताया कि उसने किस प्रकार हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया। गंगा नदी में नहाने पर भी उसने 6.25 रुपये टैक्स लगा दिया। एक प्रकार से वह भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना करना चाह रहा था और प्रत्येक को इस्लामीकरण करना चाह रहा था। उसने न्यायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में नाना प्रकार की शर्तें लगाकर हिंदू प्रजा व अन्य धर्मावलंबियों को इस्लाम धर्म में स्वीकार या मुसलमान बनाने का कार्य किया। उसने बहुत से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और एक आक्रांत शासक, आतताई शासक के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत की। उसने हिंदू राजा को भी नहीं बख्शा और जोधपुर मारवाड़ का जो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, जो उसकी मृत्यु के बाद तक संघर्ष चलता रहा, उसमें निरंतर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की और उनसे वह युद्ध लड़ता रहा। इसके बाद मेवाड़ के शासक राज सिंह, उनके पुत्र जयसिंह ने भी मुगलों से निरंतर युद्ध किया। वहीं आप देखेंगे आमेर के राजा जयसिंह ने भी मुगलों के साथ दिए, किंतु उनके भी यहाँ भी उन्होंने मंदिरों को तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। अतः औरंगजेब की जो धर्मांध छवि थी वह उसको पूरी तरह से पल्लवित किए जा रहा था। इसके आगे मैंने आपको जनरली गोलकुंडा और बीजापुर और मराठों के साथ युद्धों के बारे में जनरल बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे उसका जो विषय होगा बीजापुर साम्राज्य का विनाश। का विलय, यानी औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया और इसके साम्राज्य को अपने मुगल सल्तनत में मिला लिया, जहाँ के शासक को पेंशनर बनाकर अपना सामंत बना लिया। मराठों के विरुद्ध युद्ध का निर्देशन करते समय औरंगजेब को यह अनुभव किया कि बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों को पूर्णतः अपने अधीन किए बिना मराठों को पराजित करना सर्वथा असंभव है। बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य मराठा नरेश संभाजी द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचा रहे थे, यानी ये दोनों स्टेट संभाजी को सहायता पहुंचा रहे थे और संभाजी भी इन्हें सहायता दे रहे थे। अंत में कुछ काल तक शांत रहने के पश्चात सम्राट ने बीजापुर राज्य पर सुनिश्चित आक्रमण करने की योजना बनाई। सरजा खां के मंत्रीकाल में यह राजा अत्यंत निर्बल हो गया। शहजादा आजम के नेतृत्व में बीजापुर पर अपने 1685 में घेरा डाला गया। दुर्ग की सेना पर मुगल सेना ने 15 मास तक घेरा डाला, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि दुर्ग पूरी तरह से नहीं घेरा गया था तथा संभाजी गोलकुंडा का सुल्तान और बीजापुर के भूतपूर्व मंत्री मसूद दुर्ग में सैनिक सहायता और रसद भिजवा रहे थे। मसूद अदोनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा। शाही सेनाओं को रसद की कोई कमी थी, वहीं शाही सेना को रसद की कमी थी, परंतु गाजिउद्दीन फिरोज जंग ने शीघ्र ही उन्हें रसद पहुंचाए, फिर भी वे दुर्ग को विजित नहीं कर सके। इस कारण 13 अप्रैल 1686 को स्वयं औरंगजेब बीजापुर आया, यानी अब औरंगजेब बीजापुर पर अधिकार करने के लिए स्वयं आया। उसने व्यक्तिगत निर्देश में इस बार घेरा और अधिक मजबूत कर दिया। सम्राट स्वयं सब कामों की देखभाल कर रहा था और मौके पर उपस्थित था और सेना को प्रोत्साहन दे रहा था। बीजापुरी सैनिकों ने रसद की कमी से निराश होकर 1686 में आत्मसमर्पण कर दिया।
आदिल शाही वंश का अंतिम नरेश सुल्तान सिकंदर औरंगजेब से जा मिला और सम्राट से उसका भली प्रकार स्वागत किया, परंतु उसका राज्य चीन उसे खान का मनसबदार बना दिया। उसे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। सम्राट अब 29 दिसंबर को बीजापुर को खाली नगर में प्रवेश करके आदिल शाही वंश की दीवारों पर लिखे शिया लेखों चित्रों को नष्ट करवा दिए। सम्राट ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और सिकंदर के सरदारों को अपनी सेवा में रख लिया, यानी बीजापुर के जो सरदार थे उन सभी को अपने राज्य में नौकरी दे दी और उनको भी एक मनसब प्रदान कर दी सिकंदर को। इस प्रकार बीजापुर का जो है वो पतन हो गया और बीजापुर मुगल सल्तनत में मिला लिया गया। अब इसके आगे हम देखेंगे गोलकुंडा का पतन। गोलकुंडा का पतन। अब सम्राट ने गोलकुंडा की ओर, जिस पर 30 वर्षों तक कोई मुगल आक्रमण नहीं कर पाया, उसका ध्यान आकर्षित किया। गोलकुंडा का सुल्तान नियमानुसार मुगलों को निश्चित कर दे रहा था। कुतुब शाही वंश के अंतिम शासक राजा अबुल हसन ने प्रशासन में अपने 2 मंत्री मदन्ना और अकन्ना को नियुक्त कर दिया, यानी यहाँ का जो शासक था उसने मदन्ना और अकन्ना 2 ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया प्रशासन में, और अधिकांश समय स्वयं नाच गाने वाली नर्तकियों के साथ व्यतीत कर देता। गोलकुंडा में हिंदुओं का प्रभाव अधिक बढ़ गया। उस राज्य में मराठा नरेश संभाजी के साथ भी विशेष संधि थी। औरंगजेब को यह अप्रिय बातें लगी। युद्ध का तात्कालिक कारण सुल्तान का वह पत्र था जो उसने शाही शिविर में रहने वाले अपने दूत को लिखा था, यानी गोलकुंडा का जो शासक था, जो शाही दरबार में उसके जो दूत थे, उसको उसने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, औरंगजेब को सिकंदर आदिल शाह जैसे अनाथ असहाय बच्चे पर आक्रमण करने पर नीच प्रवृत्ति के कायर मनुष्य शब्दों से संबोधित किया। यानी जब उसने बीजापुर का पतन किया था तो उसे एक अप्रिय भाषा में पत्र लिखा अपने दूत को। वह दूत औरंगजेब को मिल गया था और जो अपने दूत को लिखा था उसने, अतः उसने आगे उसमें बीजापुर की सहायता के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजने का भी आश्वासन दिया। सम्राट इस पत्र का बुरा मान गया और जुलाई 1685 में शाह आलम को हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए भेजा, यानी उसका जो पुत्र था उसको हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए भेजा। परंतु मालखेत गोलकुंडा की सेना ने शहजादे का मार्ग रोक दिया। मालखेत में गोलकुंडा की सेना ने शहजादे का मार्ग रोक लिया। शाह आलम कोई सफलता नहीं मिली, परंतु मुगलों ने गोलकुंडा की सेना के सेनापति मीर मोहम्मद इब्राहिम को घूस दे दी और मीर मोहम्मद सुल्तान को छोड़कर औरंगजेब से जा मिला। इस कारण सुल्तान हैदराबाद छोड़कर गोलकुंडा के दुर्ग में जाकर शरण ली। शाह आलम ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। अपने को असहाय पाकर सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और निम्नलिखित शर्तों पर उसे क्षमा कर दिया। यानी सम्राट ने, जो गोलकुंडा का सम्राट था, शासक था, उसने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ शर्तें के साथ, जिसमें लिखा था 2 लाख ऊँट वार्षिक कर वह 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुगलों को देगा। यानी 2 लाख हूण तो वह प्रतिवर्ष देगा ही देगा और 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको और देगा। मदन्ना और अकन्ना को राज्य की नौकरी से निकाल देंगे, यानी मदन्ना और अकन्ना जो ब्राह्मण मंत्री थे उनको उनकी राज्य से नौकरी थी उनसे हटा दिया जाएगा। मालखेत और सेहराम मुगलों को सौंप दे, ये 2 रियासतें थी, ये दोनों की दोनों मुगलों को सौंप दी जाएगी। सुल्तान अबुल हसन कुछ समय मदन्ना को पदच्युत करने में हिचकिचाया। इस कारण मुसलमान सामंतों और 2 विधवा रानियों ने मिलकर मदन्ना और अकन्ना को शहर की गलियों में मरवा डाला। यानी मुस्लिम जो सरदार थे और 2 विधवा रानियाँ थी, उन्होंने इन दोनों ब्राह्मणों की हत्या करवा दी। उसके परिवार और घर को लूट लिया गया, यानी इनके परिवार को भी नहीं छोड़ा, उनको भी लूट लिया गया और उनको मार दिया गया। इसके पश्चात गोलकुंडा की समस्त हिंदू जनता पर आक्रमण किया। इससे संतुष्ट होकर मुगलों ने गोलकुंडा का प्रदेश खाली कर दिया। यानी अब शासक जो था औरंगजेब, वह इससे संतुष्ट हो गया और उसने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब की पद्धति के अनुसार गोलकुंडा का स्वतंत्र रहना एक अपराध है। इस कारण बीजापुर को मुगलों साम्राज्य में संयुक्त रहने के पश्चात राजा अबुल हसन के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारंभ किया। उसने स्वयं 8 फरवरी मतलब यहाँ के जो गोलकुंडा के शासक थे उसने आत्मसमर्पण कर दिया, संधि कर ली, किंतु उसका स्वतंत्र रहना फिर भी अपराध है
औरंगजेब ने वापस आक्रमण किया। तत्पश्चात बीजापुर को मुगल साम्राज्य में संयुक्त करने के पश्चात राजा अबुल हसन के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वयं 8 फरवरी 1687 को गोलकुंडा की 4 दीवारी के निकट आ गया, यानी औरंगजेब को उस पर अधिकार करने के लिए अंदर आ गया, पास आ गया। उसने सुल्तान की सेना जो 4 दीवारी के बाहर व्यू बनाकर खड़ी थी उसको पराजित कर घेरा डाल दिया औरंगजेब ने। शहजादा शाह आलम ने सुल्तान द्वारा भेजे गए उपहार स्वीकार कर लिए। उसके अनुनय विनय सम्राट को क्षमा करने को तैयार हो गया। इस गुप्त बातचीत का पता जानने के कारण औरंगजेब शाह आलम और उसके परिवार को कैद कर लिया, यानी शाह आलम डायरेक्ट ही वहाँ से संधि कर रहा था। ये बात और औरंगजेब को पता पड़ी तो उसने उसके परिवार को भी गिरफ्तार करवा लिया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। सम्राट के कुछ सामंत, विशेषकर सिया लोग, उन्हें मुसलमान नरेशों के साथ युद्ध करने के विरोध में थे। विशाल तोपों, गोला बारूद से सुसज्जित गोलकुंडा के दुर्ग की दीवारों से गोलकुंडा को निरंतर वर्षा होने के बावजूद सामंतों की इस बात को ध्यान नहीं दिया देकर दुर्ग पर शक्तिशाली घेरा डाले रहा। परंतु निरंतर वर्षा और रसद की कमी के कारण शाही सेना का कार्य को भारी मात्रा में बाधा पहुंची। दुर्ग की सेना ने मुगलों को कठिनाइयों का लाभ उठाकर 15 जून को रात्रि को मुगलों के तोपखाने के अग्रभाग पर अधिकार कर लिया और शाही तोपखाने के प्रधान गैरत खां को और 13 अन्य साथियों को बंदी बना लिया। 29 जून को मुगलों ने अपने तोपखाने को पुनः अधिकार में लिया। औरंगजेब ने दुर्ग के कोने कोने में बुर्जों के नीचे 3 सुरंगें खुदवाई, उसमें बारूद भरने की आज्ञा दी थी। पहला सुरंग 30 जून को आग लगाई, परंतु उसका रुख गलत हो जाने के कारण 1100 शाही सैनिक मारे गए, यानी यह औरंगजेब की चाल खुद पे ही भारी पड़ गई और उसके 1100 सैनिक मारे गए। इस बार दुर्ग की सेना ने बाहर निकलकर मुगलों की खंदकें और चौकियों पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में परास्त होकर पुनः दुर्ग में खदेड़ दिए गए। दूसरी सुरंग में आग लगाने पर भी पहले जैसे ही भयानक परिणाम निकले। दुर्ग की सेना ने पुनः किले से निकलकर आक्रमण किया। इसके पश्चात युद्ध हुआ जिसमें मुगलों को भारी हानि पहुंची। पानी की बाढ़ आ जाने के कारण शाही सेना का लौटना पड़ा। इस प्रकार मुगल सेना दुर्ग पर अधिकार न कर सकी और घेरा चलता रहा। बार बार असफल होने, वर्षा तथा अकाल के कारण शाही सेना का नैतिक चरित्र गिरने लगा था। भुखमरी के कारण सहस्त्र शाही सैनिक मर गए। उधर गोलकुंडा के सैनिक भी उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे थे, परंतु औरंगजेब भयानक दृढ़ता निश्चय किए के साथ उसके चरित्र का अंग था, दुर्ग को घेरा डाले रहा। उसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के संयुक्त होने की घोषणा प्रकाशित की और वहाँ के लोगों से मांग की कि वह अपने भूतपूर्व नरेश जो कि गोलकुंडा में छिपा है उसे किसी प्रकार की सहायता न दे। जब सम्राट को खुली लड़ाई में कोई विशेष सफलता न मिली तो उसने सुल्तान को एक अफगान नौकर अब्दुल गनी को घूस देकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी अब्दुल गनी था, उसको घूस दी और उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब्दुल गनी ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया। 2 अक्टूबर 1687 को प्रातःकाल 3 बजे दुर्ग के चारों गेट खोल दिए गए, जिसमें रुहेल्ला खान ने दुर्ग में प्रवेश किया। दुर्ग में प्रवेश करने वाली मुगल सेना का मुकाबला केवल गोलकुंडा के सरदारों अब्दुल रज़ाक लारी ने किया, परंतु शीघ्र ही उसे कुचल दिया गया। उसके शरीर पर 70 घाव दिए। रुहेल्ला ने सुल्तान अबुल हसन के महल में प्रवेश किया। उसने सुल्तान को शांतिपूर्वक अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय जलपान करके वह अपने परिवार को ढांढस बंधाकर उसने अपने महल से प्रस्थान किया। शहजादा आजम ने सुल्तान को औरंगजेब से मिलाया, परिचय करवाया। सम्राट ने सुल्तान को ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करने, हफ्सियों को निरुत्साहित करने, उनके धर्म और जाति का अपमान करने का आरोप लगाकर उसे दंड देना उचित ठहराया। उसे बंदी बनाकर गोलकुंडा दुर्ग में भेज दिया और उसे 50,000 वार्षिक पेंशन दी। सम्राट को गोलकुंडा से बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, आभूषण, सोना चांदी के बर्तन, सोने चांदी के बने फर्नीचर के अलावा 4 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए। यानी गोलकुंडा एक बहुत ही रिच रियासत थी, पैसे वाली रियासत थी, जहाँ से 4 करोड़ रुपए कैश, बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, आभूषण, सोना चांदी के बर्तन, सोना चांदी के फर्नीचर आदि प्राप्त हुए। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के संपूर्ण प्रदेश पर और दुर्गों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सागर, अदोनी, कारनूल, रायचूर, सेरा, बंगलोर, बांकापुर, बेदगांव, वांडीवास, कांजीवरम आदि पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार औरंगजेब ने इतने विशाल
जो गोलकुंडा और बीजापुर की जो रियासतें थी उन पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। अतः हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को भी नहीं बख्शा और इन पर अधिकार कर लिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मराठों का स्वतंत्रता युद्ध। मराठा औरंगजेब के काल में मराठों का स्वतंत्रता युद्ध, क्योंकि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो ये युद्ध लड़े गए थे उनके वंशजों द्वारा, संभाजी द्वारा, राजा राम द्वारा, उसने आगे बढ़कर युद्ध किए। उनके बारे में विस्तृत परिचर्चा इस क्लास में जारी रहेगी। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, बीजापुर और गोलकुंडा के परास्त होने के बाद औरंगजेब ने मराठा नरेश शंभूजी के विरुद्ध अपनी चेष्टाएं द्विगुणित कर दी, यानी डबल कर दी, और उसे बंदी बनाकर मार्च 1689 में मृत्युदंड दिया, यानी संभाजी को बंदी बनाकर उनको मृत्युदंड दे दिया गया। मराठों की राजधानी रायगढ़ भी शीघ्र ही पराजित हुई। नवीन मराठा नरेश राजा राम, जो स्वर्गीय शंभूजी का छोटा भाई था, यानी शिवाजी के 2 भ्राता थे, 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम, छोटा भाई था, साधु का वेश बनाकर 15 अप्रैल को बच निकला और 11 नवंबर को जिंजी के दुर्ग में आ गया। रायगढ़ में 29 अक्टूबर को पराजित हुआ, यानी रायगढ़ पर मुगलों का अधिकार था और वहाँ यह पराजित हुआ और शंभूजी के परिवार के सदस्य 7 वर्षीय पुत्र साहू सहित बंदी बना लिए गए, यानी साहू जी और उसके जो परिवार था, जो साहू संभाजी का बेटा था, उनको परिवार सहित बंदी बना लिया। किंतु औरंगजेब दक्षिणी भारत सहित समस्त भारत का सम्राट था, परंतु उसकी विजय अल्पजीवी थी। कुछ ही वर्षों बाद मराठों ने न केवल उसके प्रभुत्व को ललकारा, वरन उसके प्रदेशों, शिविरों, असंख्य हमला करके उनकी स्थिति खतरनाक कर दी, यानी मराठों ने उनकी स्थिति और ज़्यादा खतरनाक कर दी। जिंजी के दुर्ग में राजा राम को घेरने के लिए सम्राट ने एक सेना भेजी, परंतु 1698 में उस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार नहीं हो सका। राजा राम का आक्रमण की चेतावनी के समय मिल गई थी और वह बचकर भागकर वेलोर चला गया। शंभूजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का विचार बिंदु बनाया। 1690 से 1691 में बीजापुर और गोलकुंडा राज्य पर अधिकार प्राप्त करने में वह लग गया, परंतु शीघ्र ही उसे जन विद्रोह का सामना करना पड़ा। स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। मराठा नरेश की मृत्यु के पश्चात रामचंद्र बावदेकर, शंकरजी मल्हार, परशुराम त्र्यंबक, प्रहलाद नीराजी जैसे मराठा सेनाओं ने मुगलों के विरुद्ध अनेक रणस्थलों पर योग्य साहसी सैनिकों के नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र की योजना बनाई। रामचंद्र बावदेकर महाराष्ट्र के सभी सरदारों को और सेनानायकों के ऊपर पूर्ण अधिकारों सहित तानाशाह बन बैठा। उसने मुगलों के विरुद्ध युद्ध संचालन के लिए जन्नाजी जाधव और शांताजी गोरपरे नामक 2 योग्य नायकों की नियुक्ति की। ये दोनों सेनानायक समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप में रणस्थल से दूसरे रणस्थल को आते जाते रहते थे और गोरिल्ला युद्ध द्वारा इन लोगों ने शाही शिविर को खूब क्षति पहुंचाई और मुगलों में अत्यंत घबराहट फैला दी। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है, मराठों में नरेश तथा केंद्र सरकार के न रहने के कारण औरंगजेब की कठिनाई और बढ़ गई, क्योंकि अब प्रत्येक तुच्छ मराठा भी कप्तान था। यानी जदुनाथ सरकार लिख रहे थे, अब मराठों में केंद्र बिंदु कोई नहीं था, किंतु प्रत्येक तुच्छ सैनिक भी अपने आप को कप्तान समझता था। अब औरंगजेब किसके विरुद्ध लड़े? सभी यहाँ तो कप्तान हो गए, कप्तान थे और अपने अपने क्षेत्र में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करके उनके लूटते थे और प्रत्येक क्षेत्र में आक्रमण करके मुगलों को लूटते थे। मराठा लोग अब केवल लुटेरे या स्थानीय विद्रोही की जाति नहीं रह गई, बल्कि अब दक्षिणी राजनीति में उनका भारी हाथ था। अब ये कोई लुटेरी जाति नहीं थी, अब यह दक्षिण में एक बड़ा भाग था। ये लोग संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में प्रोत्साहित हवा की भांति चलायमान और दक्षिणी साम्राज्य में शत्रुओं के मित्र थे। यह समस्त दक्षिण तथा मालवा, गोंडावन, बुंदेलखंड तक में जन शांति तथा प्रशासन को भंग करते रहते थे। चूंकि हर स्थान पर शाही सेना अधिक संख्या में नहीं रखी जा सकती, इस कारण कुछ स्थानों पर मुगलों को मुंह की खानी पड़ती थी। यानी ये जहाँ मुर्जी गए जहाँ लूटते थे और मुगलों को परेशान करते थे, और मुगलों में भी हर स्थल पर ज़्यादा सेना नहीं रखी जा सकती, अतः ये बार बार मुगलों के प्रशासन और शांति को परेशान करते। शंभूजी की मृत्यु मुगलों के मराठा की राजधानी को घेरा डालने तथा नवीन मराठा नरेश राजा राम के जिंजी भाग जाने से मराठों का एक संगठन एक वर्ष के लिए अस्त व्यस्त हो गया। परंतु मराठों को पराजित किए हुए गोलकुंडा और बीजापुर राज्य के प्रदेशों पर अधिकार करने में व्यस्त देखकर उन लोगों ने अपने को पूर्ण संभाला। यानी जब औरंगजेब इधर बिजी था गोलकुंडा बीजापुर में, तो मराठों ने अपने आप को संभाला
और उस औरंगजेब के विरुद्ध 2 मोर्चे गठन किए। खास महाराष्ट्र का मोर्चा रामचंद्र बावदेकर के नेतृत्व में था, जिस पर एक तानाशाह के पूरे अधिकार दे दिए गए। दूसरी पूर्वी मोर्चा कर्नाटक का था, जो प्रहलाद नीराजी के नेतृत्व में था। इसे भी पूर्ण तानाशाही अधिकार प्राप्त थे। युद्ध संबंधी कार्य धानाजी यादव सांताजी गोरपरे के हाथ में था, जो प्राय युद्ध में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर बराबर आते जाते थे और रास्ते में मुगल सहित प्रदेशों को हानि पहुंचाकर उनमें अव्यवस्था फैला देते। 17वीं शताब्दी के मध्य मुसलमानों ने पूर्वी कर्नाटक को विजित किया। अब उसके 2 भाग कर दिए गए, जो हैदराबादी और बीजापुरी प्रदेश कहलाते थे। 1677 में शिवाजी ने भी झिंझी और उसके आस पड़ोस के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार अब कर्नाटक 3 भागों में विभक्त हो गया। शिवाजी के दामाद हीराजी ने, जो कर्नाटक के मराठा प्रदेश के अधिकारी था, पालर नदी के उत्तरी भाग के हैदराबादी कर्नाटक का अधिकार भाग विजित कर लिया। सितंबर 1689 में हीराजी के मृत्यु उपरांत राजाराम ने झिंझी पर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 1690 में जुलीफर खां ने उसे वहां पर घेर लिया। झिंझी का दुर्ग लगभग अजय समझा जाता था। यह दुर्ग घेरा 1698 तक पड़ा रहा। इन दिनों दुर्ग पर भीषण आक्रमण किया और राजाराम भागकर विशालगढ़ जाना पड़ा। वास्तव में इसी बीच मुगलों ने और मराठे दोनों को भारी क्षति पहुंची। मराठों की अपेक्षा मुगलों को अधिक क्षति पहुंची। विवश होकर जुलीफर खां को एक बार और घेराव उठाना भी पड़ा और अंत में उसने राजाराम के साथ गुप्त संधि कर ली। झिंझी की पराजय के पश्चात अब युद्ध महाराष्ट्र के पश्चिमी खंड में होने लगा। महाराष्ट्र खास में युद्ध ढीला ढाला चलता रहा। मराठे 1690 को सरजा खां पर विजय प्राप्त की और उसके पूरे परिवार से संपूर्ण शिवार सतारा के निकट बंदी बना लिया। इस प्रकार सरजा खां ने 1500 सैनिक काम आए। यही मराठों की पहली सफलता थी। मराठों ने शीघ्र ही प्रतापगढ़, रोहिरा, रायगढ़, तोरण पर भी पुनः अधिकार कर लिया। 1692 में उन्होंने पन्नला पर भी अधिकार कर लिया। सांताजी तानाजी घबराए हुए मुगल सेना पर आक्रमण करके उन्हें तंग करते रहते थे। सांताजी शाही प्रदेश मलखेद के चौथ वसूल करने तक सफल हो गए। औरंगजेब ने कासिम खां को सांताजी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजा, परंतु सांताजी ने दुर्गति से मुगल सेनानायक कासिम खां पर सहसा आक्रमण करके उसे करारी हार दी और उसके शिविर को लूट लिया। कासिम खां ने आत्महत्या कर ली। उसकी बची हुई सेना ने सांताजी को अपनी मुक्ति के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जनवरी 1696 में सांताजी ने हिम्मत खां नामक एक अन्य मुगल सेनाध्यक्ष को हराकर उसका काम तमाम कर दिया और उसका सामान लूट लिया। परंतु दुर्भाग्यवश सांताजी गोरपरे, धन्नाजी जादव दोनों योद्धा प्रधान सेनापति का पद प्राप्त करना चाहते थे। इस कारण दोनों में अब झगड़ा हो गया, जिसका अंत एक युद्ध के रूप में हुआ। इस युद्ध में सांताजी मारे गए। सांताजी असाधारण योग्यता और टक्कर का सेनाध्यक्ष होने के साथ साथ तेज मिजाज और आज्ञापालक सरदार था। अतः राजाराम भी उससे बहुत अप्रसन्न था। मराठों के इस गृहयुद्ध के कारण मुगलों की अस्थायी तौर पर लगभग 1 वर्ष का विश्राम मिल गया, परंतु 1697-1698 में युद्ध पुनः चलता रहा। राजाराम जो भागकर विशालगढ़ चला था, परेंदा के निकट बंदी होते होते रह गया। 17 ईस्वी में सिंहगढ़ में राजाराम का देहावसान हो गया, यानी 1700 में राजाराम का भी देहावसान हो गया। राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए शिवाजी तृतीय और शंभूजी द्वितीय में छोटी सी लड़ाई हुई। अपनी माता ताराबाई की योग्यता और प्रभाव के कारण शिवाजी द्वितीय को महाराष्ट्र का राजा बना दिया गया। मराठों के पद प्राप्त करने के बाद कले के बावजूद मुगल सेना महाराष्ट्र तक कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। मुगल कोंकण के बाल्केन तथा अन्य प्रदेशों पर अधिकार कर सकी। अंत में औरंगजेब समझ गया कि मराठों की शक्ति को नष्ट करना असंभव है, क्योंकि वहाँ तो हर एक मराठा अपने आप को कप्तान समझता है और जगह जगह मुगलों से टक्कर ले रहा था। इस कारण 1695 में उसने शहजादे शाह आलम को पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का गवर्नर बनाकर भेज दिया। बाद में उसको उत्तरी भारत का कार्यभार करने को कहा गया। मराठों के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अब सम्राट ने स्वयं मराठा शिविर महाराष्ट्र के मध्य ब्रह्मपुरी में लगाया, परंतु उसे भी सफलता नहीं मिली। मराठों की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के कारण विवश होकर उसे भी महाराष्ट्र और कनारा में अपनी रक्षा के लिए बराबर रक्षात्मक युद्ध करने पड़े। शाही सरदार अब थक गए थे और साथ ही भयभीत थे। उनमें से अनेक सरदार मराठों के साथ गुप्त संबंध स्थापित कर रखा था। मुगल प्रदेश से प्राप्त लूट का माल उनके साथ बंटवारा करते थे। इतिहासकार जरूरराज सरकार ने ठीक लिखा है, मुगल प्रशासन का वास्तव में नाश हो चुका था, परंतु सम्राट की उपस्थिति के कारण भ्रमात्मक ढंग से प्रशासन की गाड़ी खिंच रही थी। परंतु परिस्थितियों में औरंगजेब ने स्वयं भी मराठा दुर्ग पर घेरा डालने की मायाजाल नीति का अनुसरण किया, परंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब भी वह एक दुर्ग पर विजय करता तो दूसरा दुर्ग उसके अधिकार से निकल जाता।
यही क्रम उसके जीवन पर चलता रहा। सर जदुनाथ सरकार ने उसके शेष जीवन उसी पीड़ित कहानी का दोहराव मात्र था। अधिक पैसा, समय, काफ़ी सैनिक को खोकर सम्राट किसी पहाड़ी पर अपना दुर्ग अधिकार करता तो मराठे मुगलों की सेना पर आक्रमण करके कुछ महीनों बाद उस पर पुनः अधिकार कर लेते। साल या 2 साल बाद सम्राट उस दुर्ग को पुनः घेरा डालता और बाढ़ आई हुई कि नदियों, कीचड़ों से भरी हुई सड़कें और टूटी फूटी पहाड़ियों रास्तों को पार करने में सम्राट और सैनिकों के शिविर कर्मचारियों को अथक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी दक्षिण में बाढ़, कीचड़ आदि का भी उनको खूब सामना करना पड़ा और वह अथक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मजदूर भाग गए, सामान ढोने वाले पशु परिश्रम और भूख से मर गए थे। मुगलों को अन्न की सदा कमी रही। उसके साथ साथ अन्य मराठे और बेदर्द चोर से भी ज़्यादा भयानक था। बेदर्द चोर से भी ज़्यादा भयानक थे ये मराठे। उनके सेनानायक की आपस में जलन के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी। 5 कम प्रसिद्ध दुर्गों पर सतारा, पराली, पन्हला, खेलना, विशालगढ़, कोंधाना, सिंहगढ़, रायगढ़, तोरण और बिजनेग्रा के 8 अन्य दुर्गों को भी युद्धों में सम्राट 5.5 साल तक लगा रहा। इसके बाद 88 साल का बूढ़ा जर्जर सम्राट सदा के लिए चैन की नींद सोने के लिए अवकाश प्राप्त करने लगा। यानी यह इतने बड़े दुर्गों पर अधिकार करके भी एक दुर्ग पर अधिकार करता तो दूसरा गढ़ उसके हाथ से निकल जाता, किंतु औरंगजेब को सफलता नहीं मिली। उसके जो सरदार थे वो भी मराठों के साथ गुप्त संधिया कर रखी थी कि आप जब मुगलों से कुछ लूटे तो आप थोड़ा हमें भी दें। इस प्रकार नैतिक चरित्र का पतन हो चुका था। उनके मजदूर काम छोड़कर भाग गए, पशु ढोने वाले पशु मर गए, भुखमरी फैल गई उनमें क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में रसद नहीं मिल रही थी। लगातार कठिन परिश्रम के कारण औरंगजेब का स्वास्थ्य गिरता गया। बिजनेग्रा दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद वह सख्त बीमार पड़ गया। इसके बाद उसकी सेना में खलबली मच गई क्योंकि वह सोचने लगे कि न जाने शत्रु के देश में उनके भाग्य का क्या निर्माण होगा। किंतु सम्राट स्वस्थ हो गया और शीघ्र ही धीरे धीरे अहमदनगर की यात्रा प्रारंभ कर दी। 31 जनवरी 1606 ईस्वी को औरंगजेब अहमदनगर आ गया। उसे 25 वर्ष तक दक्षिण की लड़ाई जारी रखी थी। उसने दक्षिण की दशा बहुत बुरी हो गई थी। उसने दक्षिण में जो नीति अपनाई वह बिल्कुल असफल रही और उसकी इस नीति से मराठे और भी निर्भीक हो गए। जब औरंगजेब अहमदनगर की यात्रा कर रहा था तब मराठा सैनिकों ने उसका पीछा किया। उन्होंने उनकी रसद और युद्ध सामग्री रोक दी। उन्होंने अपने अंगरक्षकों पर हमला करके उसके शिविर पर हमला करने की धमकी दी। जब मुगल सेना ने उन पर हमला करने किए तब वह कुछ पीछे हटकर तितर बितर हो गए, किंतु हमलावर जो ही अपनी मुख्य सेना से जा मिले तो ही मराठे एक जगह पुनः इस तरह संगठित हो गए जैसे पतवार के अलग अलग किया हुआ पानी। मराठे केवल लूटपाट करने वाले घुड़सवार ही नहीं थे बल्कि युद्ध की भी सभी सामग्री से सुसज्जित थे। उनके पास तोपखाना, नियमित सेना और सामग्री भी थी। जब सम्राट अहमदनगर पहुंचा तब मराठों ने उनके शिविर का घेरा डाल दिया। मई 1706 में घनघोर युद्ध हुआ। बाद में वे वहां से खदेड़े जा सके, यानी अहमदनगर तक मराठों ने इनका पीछा किया। इस समय तक वे आपस में मुगल प्रांत जैसे गुजरात, खानदेश, मालवा तक घुसकर हमला करने लगे। दानाजी जादव ने बरार और खानदेश पर हमला किया और अन्य मराठों ने एक शाही रक्षक सेना को रास्ते में लूट लिया। औरंगाबाद से अहमदनगर जा रही थी। इन कठिनाइयों और विपत्तियों में फंसा हुआ औरंगजेब 1707 को स्वर्ग सिधार गया। वह दौलताबाद से 4 मील पश्चिम में शेख जैन उल हक के मजार के पास दफना दिया गया। औरंगजेब की दक्षिण की नीति बिल्कुल असफल रही। मराठों के कुचले जाने के बजाय इस नीति ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होकर सम्राट पर हमला करने के लिए बाध्य कर दिया था। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने साम्राज्य एवं वंश की बड़ी चिंता की, अतः उसका काल बड़ा ही चिंताग्रस्त रहा। यद्यपि औरंगजेब अत्यंत इच्छुक था कि साम्राज्य के प्रश्न को लेकर उसके पुत्रों में कोई लड़ाई न हो जो उसने लड़ी थी, किंतु शहजादा आजम ने अपने भाई कामबख्श का खात्मा करके स्वयं गद्दी हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उसे मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था, किंतु वह अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर मार्ग से ही लौट आया और अपने भाइयों के साथ युद्ध में तैयारी करने के लिए लग गया। शाह आलम और कामबख्श स्वयं सिंहासन लेना चाहते थे, जिसका आदर स्वयं औरंगजेब के सामने रख चुका था। यानी औरंगजेब के पुत्रों में भी वही उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ जो औरंगजेब के समय उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों को, दक्षिण की जो उसकी नीति थी उसमें वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था
कि बहुत सम्राट बूढ़ा हो चुका था, जर्जर हो चुका था। उसने जो 25 वर्ष तक दक्षिण में संघर्ष किया था वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। इस प्रकार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई ये जो उसकी नीति थी वह सदा के लिए पक्षतापूर्ण थी, एक पक्षीय थी। अब नेक्स्ट देखेंगे औरंगजेब का शासन प्रबंध, शासन व्यवस्था। औरंगजेब की शासन व्यवस्था एक अनियंत्रित राज्य की तरह के पर अत्यधिक केंद्रित थी। राज्य के सारे अधिकार सम्राट अपने हाथ में ले रखे थे। वह फ्रांस के लुई 14वां के समान प्रधानमंत्री भी स्वयं ही था। अत्यंत कठिन परिश्रम होने के कारण वह शासन व्यवस्था के सूक्ष्म ब्यौरा स्वयं देखता था और आए हुए प्रार्थना पत्रों को वह स्वयं पढ़कर या हुक्म लिख देता था अथवा स्वयं बुलाकर दूसरों से लिखा देता था। उसके अधिकारी मंत्री उसके कठिन नियंत्रण में रहते थे। उसका शासन व्यवस्था की नीति दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। औरंगजेब का यह असहाय था कि उसने राज्य की शासन व्यवस्था में अपने कोई प्रतिद्वंदी न हो। वह राजा के विशेष अधिकार रखने का अत्यंत इच्छुक था। वह चाहता था कि उसकी आज्ञाओं का पालन अक्षर सहित किया जाए, जैसा उसने कहा। जब एक बार यह सूचना दी गई कि बंगाल का राज्यपाल इब्राहिम का काजी के साथ स्वयं कोच में बैठकर दूसरे अफसरों के साथ विनम्रता से फर्श पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता है, तो औरंगजेब ने अपने वजीर से इब्राहिम खां को लिखवाया यदि वह किसी बीमारी के कारण जमीन पर बैठने में असमर्थ है तो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने तक उसे क्षमा किया जा सकता है, यानी आप उनके साथ नहीं बैठ जा सकता, परंतु उसे चाहिए कि वह अपने डॉक्टरों पर शीघ्र ही निरोग करने का दबाव डाले। एक बार जब शहजादा मुअज्जम ने कनात लगाकर उसके अंदर नमाज पढ़ी तो भी औरंगजेब ने उसे बहुत फटकारा, क्योंकि इस प्रकार नमाज पढ़ना केवल राजा का ही विशेष अधिकार था। जब वह कहा करता था यदि एक तंत्र शासन की अवहेलना की जाएगी तो राज्य के सारे नियम भंग हो जाएंगे। यदि प्रथम तो औरंगजेब ने शासन व्यवस्था को अपने ही हाथ में केंद्रित कर रखा था और दूसरे कर्तव्यों से संबंध में उसे बहुत संकीर्ण विचार थे। अतः उसके मंत्री केवल उसके क्लर्क जैसे ही रह गए थे, क्योंकि उसने कभी भी उनके साथ कदम उठाने अथवा उत्तरदायी कार्यों को निर्भीक करने की शक्ति उनमें नहीं छोड़ी। ऐसा करने का परिणाम यह हुआ कि सारी शासन व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई। इस्लामी राज्य के सिद्धांत में दृढ़तापूर्वक विश्वास रखता था। इस कारण वह शरीयत की प्रत्येक बात को मानता, चाहे वह राजनीतिक हो या शासन संबंधी या आर्थिक। औरंगजेब की शासन व्यवस्था का बाहरी ढांचा उसके पूर्वाधिकारियों के समान ही था, किंतु उसकी कार्यप्रणाली में महान अंतर था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे और उसमें से 14 उत्तरी भारत में थे। एक प्रांत भारत के बाहर अफगानिस्तान में था। शेष 6 प्रांत भारत में। इन प्रांतों के नाम इस प्रकार थे: अजमेर, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बंगाल, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, लाहौर, मालवा, मुल्तान, उड़ीसा, ठट्टा जिसे सिंध कहते हैं, काबुल, औरंगाबाद, बरार, बीदर, बीजापुर, हैदराबाद, खानदेश। साम्राज्य हिंदुकुश से लेकर तंजौर के उत्तर में कोकरूम नदी तक विस्तृत था, किंतु महाराष्ट्र, कनारा, मैसूर, पूर्वी कर्नाटक के मुगलों पर अधिकार नहीं माना जाता। अकबर के समय प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल, एक दीवान थे। अनेक दूसरे अफसर रहते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था और वह उसके प्रति उत्तरदायी थे। औरंगजेब ने कठोर एवं योग्य होते हुए भी उसके समय में प्रांतीय व्यवस्था अत्यंत अस्त व्यस्त हो गई थी, क्योंकि वह 25 वर्ष तक उत्तर भारत में अनुपस्थित रहा और दक्षिण में निरंतर युद्ध करता रहा। अनेक प्रांत के सरदार और जमींदार कानूनों और आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे और इसका परिणाम यह हुआ केंद्र सरकार कमजोर पड़ गई। इस कमजोरी के कारण औरंगजेब एक तो सदा युद्धों में लगा रहा और दूसरा उसने मूर्खतापूर्ण असहिष्णुता की नीति का अपना लिया था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार साम्राज्य के लगान की आमदनी 33 करोड़ 25 लाख रुपए थी। भूमिकर के अतिरिक्त सरकार की आय का मुख्य साधन ज़कात, जो केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता, जजिया कर, जो हिंदुओं पर लगाया जाता, नमक कर, चुंगी कर, टकसाल और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति। औरंगजेब इस्लाम राज्य के कर सिद्धांत में विश्वास रखता था, अतः उसने गैर मुसलमानी करों को हटाकर हिंदुओं पर यात्रा कर जजिया कर लगा दिया, ताकि गैर कानूनी कर और आबोआब से उठा लेने की भी आय की कमी हो जाए। कर निर्धारण और कर संग्रह का जो तरीका अकबर ने टोडरमल की रेतवाड़ी के अनुसार चालू किया था, औरंगजेब ने उसे बंद कर दिया। उसकी जगह ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी, अर्थात भूमि वसूली ठेकों पर करने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार सरकार की देखरेख में सरकारी अफसर लगान वसूल करते थे। इस परिवर्तन के कारण लाखों किसानों की दशा अकबर और जहांगीर के समय के शासन की अपेक्षाकृत बिगड़ गई।
मुगल साम्राज्य में विदेशी व्यापार अपना कोई महत्व नहीं रखता था। भारत में नील और सूती वस्तुएं विदेश को जाती थी। खेती के बाद सूती कपड़े का उद्योग ही ऐसा था जिसमें अधिक संख्या में लोग काम करते थे। विदेश से देश में जो वस्तुएं आती थी उनमें कांच के बर्तन, तांबा, शीशा, ऊनी कपड़े, फारस से घोड़े, डच इंडीज मसाले आते थे। शराब की अद्भुत वस्तुएं यूरोप से आती थी। दास अबिसिनिया से आते, अच्छे किस्म की तंबाकू अमेरिका से आती, परंतु व्यापार की मात्रा बहुत कम थी। सरकार को आयात कर 30 लाख वार्षिक से अधिक नहीं मिलता था। औरंगजेब के समय में मुगल सेना बहुत बढ़ गई थी। वह अपने सारे जीवन में युद्ध में फंसा रहा। अंत में यह स्वाभाविक था कि अपने पूर्व अधिकारियों की अपेक्षा उसकी सेना की आवश्यकता रहती। जदुनाथ सरकार ने 1647 में मुगल साम्राज्य की सेना इस प्रकार 2 लाख घुड़सवार, 8,000 मनसबदार, 7,000 अहदी और बकरंदाज, 1,25,000 सैनिक शहजादों, सरदारों, मनसबदारों की अधीनता में थे। इसके अतिरिक्त तोपें और बंदूकों से सजे 40,000 पैदल थे और यह संख्या बढ़ भी और घट भी रही थी। इसका व्यय शाहजहाँ के शासनकाल से दुगना हो गया। यद्यपि सम्राट कड़ी निगरानी रखता था, वह एक योग्य सेनापति था और संगठन एवं अनुशासन से बड़ा कड़ा था। तो मुगल सेना अब अकबर के शासनकाल की अपेक्षा बहुत अच्छी, अधिक निकम्मी थी। उसके चरित्र का भी पतन हो चुका था, यानी राय सैनिक इतने योग्य नहीं थे, उनका भी पतन हो चुका था। नेक्स्ट हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके लिए उनमें और भी देखेंगे। इस तरह इस क्लास में मैंने आपको औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा, बीजापुर के पतन के बारे में बताया। मदन्ना कन्ना जो गोलकुंडा के सेनापति थे ब्राह्मण, उनके बारे में ध्यान रखना विशेष रूप से, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या छोटा क्वेश्चन आता है, मदन्ना और अकन्ना, बस इतना ही लिखा आता है, मदन्ना और अकन्ना। इनके बारे में फिर आपको 500 शब्द लिखने के लिए या 100 शब्द लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो ध्यान रखना, मदन्ना और अकन्ना गोलकुंडा की सेना में, गोलकुंडा में 2 प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ के राजा ने इनको नियुक्त किया था। ये दोनों ब्राह्मण थे इसलिए, और इनकी हत्या कर दी गई थी उनके सरदारों और 2 विधवा रानियों के द्वारा। तो यह महत्वपूर्ण है, ये इस बात को जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद मैंने आपको मराठों के साथ औरंगजेब के संबंधों की परिचर्चा की। मराठे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तक इनका पीछा नहीं छोड़ा, यानी औरंगजेब की जब अहमदनगर आया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई, तब तक मराठों ने उस पर आक्रमण किया और मुगलों के बहुत से प्रांत पर आक्रमण कर करके उनको लूटते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग भी मराठों का पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में। शासन व्यवस्था भी हमने देख ली, अब आगे की क्लास में हम और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे औरंगजेब के बारे में। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।